नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज थोड़ा सा बाज़ार की चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देश और दुनिया के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को अभी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो ये सबके ऊपर टैरिफ लगा रखा था, सभी देशों के ऊपर, उसको निचली अदालत से डायरेक्ट चुनौती मिली थी कि भाई आपने कहाँ टैरिफ लगा रखा, आपको तो पावर ही नहीं है। तो इन्होंने इसको वहाँ की जो ऊंची अदालत है, मतलब सर्वोच्च अदालत है, उसमें लेके गए थे। तो वहाँ की तरफ से ये बोल दिया गया है कि नहीं, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, आप इस देश के राष्ट्रपति हो, तो राष्ट्रपति को ये परमिशन है कि आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो सुनवाई होगी ना, नेक्स्ट जो हेयरिंग है ना, वो 31 जुलाई को। देखो, अमेरिका में भी भारत के जैसा सेम प्रोसीजर होता है। कभी कभी तो मुझे हंसी भी आती है, मतलब वहाँ भी तारीख वाला कंडीशन चल रहा है। क्यों हंसी आ रही है? क्योंकि ये जो इन्होंने 90 दिन वाला डेडलाइन दे रखा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप 90 दिन तक या तो हमसे डील कर लो और नहीं तो फिर मैं सब पे टैरिफ लगाऊंगा, तो वो 9 जुलाई को कंप्लीट हो रहा है। मतलब 9 जुलाई को पूरा हो रहा है, 31 जुलाई को सुनवाई है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को लाइसेंस मिल गया है, आप नंगा नाच कर सकते हो जैसे चाहे। अमेरिका के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। जो इमिग्रेशन, जो मैक्सिको या बाहर से आए हुए लोग हैं ना, उन लोगों को देश से बाहर पहुंचाने के लिए उनने एक एक्ट पास किया था, ब्यूटीफुल एक्ट। उस एक्ट के विरोध में, जैसे हमारे यहाँ CAA के विरोध में, CAA हम जनरली दूसरे देशों के जो लोग हैं ना, उन्हें नागरिकता दे रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने एक्ट पास किया है उसके माध्यम से वो क्या है कि जो दूसरे देश के, मैक्सिको या अन्य किसी देश के जो अमेरिका में रह रही हैं ना, उनके दस्तावेज चेक करेंगे और उन्हें जो है उनके देश में इंपोर्ट किया जाएगा। और जो जेंस लॉस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं ना अमेरिका में, वहाँ पे मैक्सिको की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। लगभग 1 करोड़ 10 लाख पॉपुलेशन ऐसी है जो मैक्सिको की रहती है। वहाँ पे दंगे चल रहे हैं। दंगे कैसे चल गए? उनके डॉक्यूमेंट चेक होने गए थे, जो अधिकारी हैं डॉक्यूमेंट चेक करने पहुंचे थे, तो अधिकारियों की गाड़ी वगैरह जला दी। तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, सिक्योरिटी गार्डों को नियुक्त कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब बात समझो, जिस तरह से हमारे यहाँ राज्य सरकार में किसी और की सरकार रहती है और केंद्र में किसी और की, इसी तरह से अमेरिका में भी है। अमेरिका में डायरेक्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में भिड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, यार वो गवर्नर कौन है? वो वहाँ का जनरल को बोलो वो है, वो एक काम करो, उसे गिरफ्तार करो, अंदर डालो। अब वो गवर्नर बोल रहा है कि मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। तो मतभेद बढ़ते नजर आ रहे हैं। कल जो है अमेरिका और चीन के बीच में जो डील थी, उसको लेकर के बाजार थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। अब अच्छी और बुरी खबर दोनों एक साथ आने से हुआ क्या कि बाजार कल 100 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, डाउ जोन। आज डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, क्योंकि अच्छी और बुरी खबर दोनों एक साथ आई है। अच्छी खबर ये है कि अमेरिका की और चीन की दोनों की डील लगभग तय होनी तय है। और ये लंदन में जो उनकी मीटिंग चल रही थी अमेरिका के और चीन के मतलब इंडस्ट्री मिनिस्टरों की, ये कंप्लीट हो गई है। वो चले गए अपने अमेरिका। अब वो अमेरिका में जाके, अमेरिका की संसद में जाकर बयान देंगे। औपचारिकता डोनाल्ड ट्रंप ही पूरी करेंगे कि इस डील में हुआ क्या है। तो लगभग तय है, क्योंकि दोनों को मालूम है, दोनों ने एक दूसरे की नस दबा रखी है। भाई, अमेरिका जानता है कि बिना रियर ऑफ मटेरियल उसका काम नहीं चलेगा, और चीन जानता है बिना चिप के उसका काम नहीं चलेगा। मतलब दोनों के दोनों ने एक दूसरे की नस दबा रखी है, और दोनों के दोनों का एक दूसरे के बिना काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए डाउ फ्यूचर कल अच्छा बंद हुआ, आज थोड़ा सा गिर के दिखा रहा है। रुपये की बात करें, रुपये में थोड़ा सा सुस्ती बनी हुई है, 85 रुपये 52 पैसे पे है। चांदी जो है थोड़ा सा गिरावट के साथ में, मतलब 1,06,800 रुपये पे आ गई है। सोना हमारा 97,800 पे बना हुआ है। बात करें क्रूड ऑयल की, तो 66 रुपये 35 पैसे पे बना हुआ है। अगर बात करें कि आज जो है ये तुम्हारा जो स्पिरिट से रिलेटेड, मतलब जो लीकर से रिलेटेड स्टॉक हैं, ये क्यों गिरे? ये आज बहुत से जितने भी तुम्हारा यूनाइटेड ब्रेवरीज है, या तुम्हारा रेडिको खेतान है, अलाइड ब्लेंडर्स है, ये, या तिलकनगर इंडस्ट्री है, या यूनाइटेड स्पिरिट में तो 6% की गिरावट देखने के लिए मिली, अलेंडर ब्राइट्स में 6% की गिरावट देखने के लिए मिली, तिलकनगर इंडस्ट्री में 3% की गिरावट देखने के लिए मिली, रेडिको खेतान में 3% की गिरावट देखने के लिए मिली। इनके साथ ऐसा क्या हो गया? देखो क्या है साथियों, महाराष्ट्र सरकार ने जो ड्यूटी लगती थी ना इनके ऊपर, अभी तक लगती थी 180 रुपये प्रूफ लीटर के हिसाब से। अब उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है कि अब लगेगी 206 रुपये प्रूफ लीटर के हिसाब से। अब जो महाराष्ट्र के अंदर बनेगी उसमें नहीं लगेगी, या महाराष्ट्र की खुद की एक अलग से बता रहे कि वो अलग से यूनिट डाली जाएगी, उसके हिसाब से ये करेंगे। तो ड्यूटी लगने से इनके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए शेयर जो है वो गिरे हैं, क्योंकि ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अब लोग बोल रहे हैं सोम का तो भाग गया। मेरे भाई, सोम डिस्टिलरी का काम नहीं है ना महाराष्ट्र में।
जिसका जहाँ काम है उस अगर स्टेट में कोई पॉलिसी आ जाती है तो इफेक्ट पड़ेगा ना। जैसे कर्नाटक में सोम डिस्टिलरी का काम, उड़ीसा में सोम डिस्टिलरी का काम, अगर इन दो राज्यों में या मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर कोई खबर आ जाती है लीकर से रिलेटेड नेगेटिव, तो इन कंपनियों पे इफेक्ट पड़ेगा। भाई सोम डिस्टिलरी 140 चला गया, लोगों ने लगा यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, अब क्या, कुछ नहीं होना यार। बिजनेस मॉडल देखो, फंडामेंटली कंपनी देखो, तो तुम्हें क्या टेंशन लेने देना। जब स्टॉक के प्राइस पे एक्शन लोगे ना तो ऐसा ही होता है। प्राइस कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं, बिजनेस देख लिया, बिजनेस अच्छा है, कोई बात नहीं, बने रहने दो। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो एक दो चीज़ को आपको मान के चलनी पड़ेगी कि बाज़ार ना दो तरफा बैठा हुआ है, कभी इस तरफ भी करवट ले सकता है, इस तरफ भी करवट ले सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो कल अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है रूस ने यूक्रेन के ऊपर 499 ड्रोन व मिसाइलों के साथ, ठीक है। एक तरफ तो बुरी खबर ये है कि हो सकता है इसको रिट्रीट करने के लिए यूक्रेन भी कोई हमला करे। एक तरफ जिस समय मिसाइल और ड्रोनों के साथ यूक्रेन पर हमला कर रहा था रूस, उसी समय पर पोलैंड जो कि रूस से यूक्रेन से लगा हुआ राज्य है, जो कि नाटो का सदस्य है, उसने अपने फाइटर जो उड़ा दिए। बोले देखना भाई इधर नहीं पास आ जाए, कभी तुम्हारा कोई इधर मिसाइल गिर जाए तुम बोल दो सॉरी गलती होगी, हम मारेंगे फिर। दोनों के दोनों जो पोलैंड है, हंगरी है, लिथुआनिया है, ये तीनों जो देश हैं ये नाटो का हिस्सा हैं। और एक तरफ जब से डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से बाहर होने की धमकी दी है ना कि यार तुम अपना कुछ एक्सपेंस खर्च करते ही नहीं, ज़्यादातर रक्षा पर तो पैसा मैं खर्चा करता हूँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं। तो हुआ क्या है कि उनके अंदर एक गहमा गहमी बन गई है। वो अंदर ही अंदर अपनी जो फोर्सेस है ना उन्हें बढ़ाना चाह रहे हैं, अपना रक्षा बजट बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी मतलब यूके की तरफ से जो स्टारलिंक सैटेलाइट है उसको टक्कर देने के लिए उनका ही जो एक अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा फंड और बढ़ाने की विचार चल रहा है कि यार इस पर और थोड़ा सा फंड बढ़ा लो क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी अनुमान जताया जा रहा है, अंदरूनी सूत्रों के मुकाबले से ऐसी खबर है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के और एलन मस्क के बीच में सलाह हो सकती है। अब सलाह होगी क्या नहीं होगी वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उससे तो यही नज़र आ रहा है कि अमेरिका में भी अस्थिरता फैली हुई है। अस्थिरता इसलिए फैली हुई है कि वहाँ पे जो बिल लेके आए उसी बिल को तो लेके एलन मस्क की और डोनाल्ड ट्रंप के मतभेद हुए। भाई उस बिल में कुछ ऐसा क्या है, बात समझो। थोड़ा सा शेयर बाज़ार की बात कर लेते हैं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं उस बिल में ऐसा क्या है। सबसे पहली बात तो मैक्सिको के जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, उस बिल में ऐसा है कि वो जितने भी रुपये भेजेंगे ना अपने घर, उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए हैं अमेरिका के द्वारा। सेम वो चार्जेस भारत पर भी अप्लाई होते हैं, बट भारत की उतनी वहाँ पर तादाद नहीं है जितनी मैक्सिको वालों की है। ये चार्जेस लगा लिए। अब मैक्सिको ऐसा समझ लो अमेरिका के पास में जैसे किसी बड़ी मतलब हाई फाई सोसाइटी के पास में थोड़ा झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, मतलब थोड़ा सा चीप लेबर क्लास के आदमी रहते हैं, ताकि हमारे बर्तन मांजे और जो मतलब ऐसा काम है ना घरेलू वो काम करते रहे। इसीलिए मैक्सिको के आदमी अधिकतर जो चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं अमेरिका वालों को, अमेरिका की कंपनियां ऐसी हैं कि वो क्या करती हैं अपना प्रोडक्ट मैक्सिको में ले जाकर बनाती है। काहे के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो लेबर है ना वो चीप अवेलेबल हो जाती है और फिर वो ले आती है अमेरिका में। तो अमेरिका ने उन पे क्या बोल दिया कि अब जो बाहर से बनकर प्रोडक्ट आएगा ना, चाहे वो मैक्सिको से ही आ रहा हो, उस पर भी मैं टैक्स लगाऊंगा। अब नुकसान इससे उनको भी है जो उसके यहाँ कंपनी वाले हैं, क्योंकि वही तो जाके मैक्सिको में बना रहे हैं। अब इन्हें ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, इन्होंने तो वहाँ भी लगा दिया था जहाँ पर आदमी नहीं रहता, कोई पेंगुइन रहती है। इसका दिमाग क्या चला कि यार कभी इसने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री डाल ली और इस आइलैंड पर टैक्स नहीं है और इसने मेरे यहाँ इंपोर्ट करना चालू कर दिया, बोले मैं तो इस पर भी लगा दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के तो कहने ही क्या है। जो जियोपॉलिटिक्स है ना वो बड़ी उतार चढ़ाव से गुजर रही है, क्योंकि एक तरफ तो रूस और यूक्रेन का बढ़ता हुआ तनाव, इजराइल हमास और इजराइल ईरान का तनाव, अमेरिका के अंदर अंदरूनी कलेश, जिस तरह से वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हैं, अमेरिका के जो सबसे करीबी एलोन मस्क थे अमेरिका के, उन दोनों में आपस में ना बनना हुआ, चीन और अमेरिका की जो व्यापार नीति है उसमें कहीं ना कहीं उथल पुथल होना रहा, और इन सब के ऊपर जो हमारे बाज़ार को बढ़ने नहीं दे रहा है ना। देखो एक चीज़ आपको मान के चलनी पड़ेगी, जो FII है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने अपने भी जो शॉर्ट थे ना वो काटे नहीं हैं। अब बात समझो क्यों नहीं काटे भाई,
अभी जो उनका पुट कॉल रेशियो में आप देखोगे ना, तो मतलब लॉन्ग नहीं है, वो शॉर्ट है 20% के आसपास। समझो बात को, इतना अच्छा डाटा आने के बाद में भी अगर एफआईआई शॉर्ट नहीं काट रहे हैं, इसका मतलब सीधा है कि भाई उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें नहीं पता। इन केस इन फ्यूचर कुछ ऐसी खबर आ जाए जो उन्हें शॉर्ट काटने पड़े, अगर वो शॉर्ट नहीं काटेंगे तो बाज़ार को एक अच्छा उछाल नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, जब तक एफआईआई शॉर्ट नहीं काटेंगे। जैसे ही एफआईआई शॉर्ट काटेंगे तो भयंकर और तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है, अब देखो एफआईआई और डीआईआई का आंकड़े से समझो आप। कल एफआईआई ने 2300 करोड़ का माल खरीदा, डीआईआई ने 1143 करोड़ का माल खरीदा। अब आपको देखने में लगेगा यार ये तो अच्छा तो माल खरीदा है, पिछले 3 दिनों से लगातार खरीदी चल रही है। मेरे भाई, कल जो प्रीमियम एनर्जी की लगभग 3400 करोड़ की बल्क डील थी, तो क्या हुआ है भाई, इनका और जो है बल्क डील हो रही है उनका आंकड़ा कैसा मैच हो जा रहा है, और रोज़ की रोज़ का हो रहा है, कोई ये आज नहीं। मतलब आज एबी कैपिटल में आपको जान का आश्चर्य होगा, लगभग 2 करोड़ 34 लाख शेयरों की बल्क डील हुई है, और मार्क्स फार्मा में तुम्हारा 63 लाख शेयरों की बल्क डील हो रही है। भाई बाजार बढ़े कैसे? बढ़ने के लिए बाजार के अंदर चाहिए कि भाई लिक्विडिटी, जब तुम देखो आज जैसे ही बाजार बढ़ता है ऊपर से सप्लाई आ जाती है, कभी एफआईआई बेच जाते हैं, कभी प्रमोटर माल बेच जाते हैं, कभी बल्क डील के माध्यम से आ जाता है, और इन सब के पीछे जो बल्लम लेके खड़ा है वो आईपीओ की तो ऐसी भरमार चली है कि जाने कि आईपीओ दे आईपीओ दे आईपीओ दे आईपीओ। क्यों? आपने देखा जब बाजार गिर रहा था उन सितंबर में या फरवरी में, आपने कोई आईपीओ का इतना नाम सुना कि ये आईपीओ आ रहा, वो आईपीओ आ रहा? क्योंकि होता क्या है, गिरे हुए मार्केट में जो आईपीओ आते हैं ना, उनकी वैल्यूएशन अच्छी रखी जाती है, क्योंकि पहले से ही मार्केट करेक्ट है। और जब मार्केट भागा हुआ होता है, चढ़ा हुआ होता है, तो हर आदमी जो शेयर मार्केट को नहीं समझता वो सोचता है कि भाई, जो जैसे मैं कहावत है ना कि हर चीज़ पीली दिखने वाली सोना नहीं होती। तो अगर कोई स्टॉक भाग रहा है तो उन्हें लगता है कि ये करोड़पति बनाएगा, इसमें कल बैठना परसों करोड़पति होना तय है। ऐसा नहीं होता मार्केट में। शेयर मार्केट दुधारी तलवार है। अगर इसमें आपको सही से बिना रिसर्च के और बिना पढ़े लिखे आप आ गए तो अपना कैपिटल और खो दोगे। इसीलिए कहा जाता है कि फाइनेंस की दुनिया में कभी भी अगर कहीं भी जाओ, आप बिल्कुल अच्छे व्यक्तियों के साथ जाओ, अच्छे बिल्कुल, जो आपके कैपिटल को कम से कम सुरक्षित तो रखें। पैसा बनाना नहीं बनाना वो सेकेंडरी है, बट आपका पैसा सुरक्षित रहे ये इम्पोर्टेंट है। कभी आपने देखा कि थोड़ा आउट द वे हो जाएगा कि जो बड़े पैसे वाले हैं ना, जो थोड़ा सा अच्छा खासा फंड मैनेज करते हैं, वो डिस्काउंट ब्रोकरों के साथ क्यों नहीं जाते, ग्रो के साथ या ऐसे वैसे? क्योंकि उन्हें मालूम है ना यार, कैपिटल बड़ा है, इसके साथ रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि जब आप किसी फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाते हो, जैसे शेर खान है, तो आपको एक पर्सनल व्यक्ति एम्प्लॉयड होता है। जैसे आप बैंक है ना, अभी आपने देखा कभी आपने एसबीआई में खाता क्यों खुलाया, पीएनबी में क्यों खुलाया, एचडीएफसी में क्यों खुलाया, आईसीआईसीआई में क्यों खुलाया? अब दुनिया भर के आईडीएफसी ऑनलाइन बैंक खुल रहा है, कोटक, मतलब वो बैंक जो है जरूर बैंक, और सब आरबीआई से परमिशन मिली हुई है, सारे काम एक नंबर के हैं, बट आप ऑनलाइन क्यों नहीं कर लेते? इसलिए नहीं कि ताकि इन फ्यूचर केस ज़रूरत पड़े कभी तो आप जाके अपनी जो होम ब्रांच में जा सको, अपने दुख सुख की बता सको। और वहाँ क्या है, हिंदी के लिए 1 दबाओ, अंग्रेजी के लिए 2 दबाओ, और फिर आपने अधिकतम प्रयासों की सीमा पार कर चुके हैं, कट। कैपिटल के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जाता इस लाइफ में। और इस आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत देश के अंदर खासकर जो फाइनेंस को लेकर लिटरेसी है ना, वो है मात्र 33%। हेलो, 33% अगर एजुकेशन को लेकर लिटरेसी की बात करें तो वो जरूर 60-70 पहुँच गई है ऑल ओवर पूरे भारत की बात करें तो। लिटरेसी 2 तरह की होती है, एक तो होती है फाइनेंस को लेकर, मतलब आप फाइनेंशियली कितने एजुकेटिव हो, पैसे को किस तरह से मैनेज करना है, और एक होती है कि आपको देश दुनिया समाज बीए बीएससी एमएससी कितने लोग ने इसके बारे में लिटरेसी है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी 30 या 32 के आसपास है। ये गूगल से डाटा देख सकते हो। फाइनेंस के बारे में जनरली क्या है कि देखो, सबसे पहले तो ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। जिस बैकग्राउंड से वो आता है वही उसका बिल्कुल सर्कल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो माता पिता थे वो ज़्यादातर एफडीओ में पैसा रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कारण मालूम है क्या है? क्योंकि जिस समय पे उनका युग था ना, उस समय पे एफडी की जो ब्याज दर हुआ करती थी वो 15% 14% के आसपास हुआ करती थी। भाई आप समझो, जब
14-15%, 1 लाख पे 15% मिल रहा, 15,000, तो इससे बढ़िया क्या है। आज वो घट के रह गई है 6%। तो आज जो ना लोग बाग म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में या कोई अन्य किसी ऑप्शन को तलाश रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि किसी भी व्यक्ति का जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड है वही डिफाइन करेगा कि वो आगे कहाँ जाता है। जो बिजनेसमैन का बेटा है ना, वो 10 लाख रुपए को भी कुछ नहीं मानेगा, बोले हाँ ठीक है चलो, रिस्क ले लेगा। और जिसने मतलब पैसे को समझा नहीं है, और वो उसको अगर 100 रुपये भी घट गए तो टेंशन में आ जाएगा, भारी डिप्रेशन में आ जाएगा, बोले यार अब कुछ नहीं हो सकता। ये देखने की बात है, क्योंकि ये सब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बोला कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से अच्छा है कि देखो जो खबर, अब थोड़ा सा बाजार पर लौटते हैं, ठीक है। जो खबर डोनाल्ड ट्रंप को मजबूत करे, जैसे उनके कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश, वो कहीं ना कहीं बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये किस हद तक जो डील है ये सक्सेस हो पाती है, इसमें क्या क्या बातें निकल के आती हैं, वो भी एक मैटर करेगा। इसीलिए यूएस का जो फ्यूचर दिख रहा है ना, यूएस का फ्यूचर नैस्डैक, ये थोड़ा सा 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है, डाउ जोन। इसीलिए दिख रहा है कि क्या होगा, मतलब अभी तो वो अंधेरी पुड़िया में है। अब वो जाएंगे संसद में, बोलेंगे उनके बीच में क्या डील हुई है अमेरिका के चाइना के बीच में, चाइना ने क्या मांग रखी है और अमेरिका ने क्या बोला है उनको। वो जो आधिकारिक पुष्टि है ना, वो आधिकारिक पुष्टि होगी उनकी संसद में ही, जो कि डोनाल्ड ट्रंप करेंगे या वे जो अधिकारी यहाँ से लेकर गए हैं वो करेंगे। लीकर इंडस्ट्री को लेकर खबर थी कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रूफ लीटर को लेकर के जो ड्यूटी बढ़ाई है, उसको लेकर के इन कंपनियों के, जो यूनाइटेड स्पिरिट है, अलेंडर ब्राइट्स है, तिलकनगर इंडस्ट्री है, रेडिको खेतान है, इन कंपनियों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव खबर है। तो इसलिए कंपनी गिरी है, मतलब 4-4, 5-5, 6-6% प्रॉफिट बुकिंग मान लो या कुछ भी मान लो। लेकिन बाजार में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कब क्या हो जाएगा कोई तय नहीं है। अच्छी जब भी रेंज बाउंड मार्केट रहता है ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, उस समय पर जो छोटे और मझोले शेयर होते हैं ना, जो फंडामेंटली मजबूत कंपनियां होती हैं ना, वो बनती है रॉकेट, वो बढ़िया जाती है। अभी एनबीएफसी का समय है, क्योंकि एनबीएफसी को लेकर के बहुत अच्छी खबर आई है और वो कहीं ना कहीं बाजार की दशा और दिशा तय करेगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज आप समझ गए होंगे। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप शेर खान के साथ अकाउंट खुला सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मॉरल सपोर्ट होगी वो मैं आपका करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।